हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। दोस्तों, यकीनन तारिक अनवर साहब सबसे पहले आए और ये उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनकी उखुव्वत और उनका प्यार है जो अब तक बैठे हुए हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, तारिक अनवर वो नाम है जिन्होंने 71 से सियासत शुरू की थी और 2018 में तक सियासत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो आगे भी ऐसे ही रमा दमा रहेंगे। तारिक अनवर वो नाम है जिनका छोटा सा मैं तारुफ दूँ आप लोगों के सामने। हिंदुस्तान की सियासत में इन्होंने इफ्तार पार्टी की शुरुआत की। आप लोग आज इफ्तार पार्टी को सियासत बना दिया गया। 80s के दशक में सबसे पहली इफ्तार पार्टी की शुरुआत तारिक अनवर साहब ने की थी। ये शायद बहुत कम लोग जानते हो, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें। यूथ कांग्रेस से लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर पद छोड़ दिया जाए तो सभी ओहदों पर आपने अपनी खिदमत अंजाम दी और वजारतें ठुकराई और संस्थानों के लिए काम किया, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए काम किया। और एक ज़माने में राजीव गांधी साहब से आपने कह करके ये मैंडेटरी करवा दिया था कि उसी को MP या विधायक या पार्षद का टिकट मिलेगा जो सेवा दल का चेयरमैन रहेगा। आपने सेवा दल का वो क्रेज़ अपने ज़माने में क्रिएट किया था। तो उन्होंने हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, ताकत के साथ काम किया और जब टाडा के खिलाफ एक अभियान चला उस वक्त भी तारिक अनवर साहब ने अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार की मौजूदगी में, अपने ही वजीर आजम नरसिम्हा राव साहब की मौजूदगी में तालकटोरा स्टेडियम में खड़े होकर के ये कहा था कि आप इसको ख़त्म करवाइए, एक्सटेंड मत होने दीजिए। और वहाँ पर वज़ीर आज़म ने इस बात का वादा किया था, उसके बाद वो हटा। तो तारिक अनवर साहब की वो खिदमात हैं जो जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और सदारती कलिमात पेश करें। तालियों की गड़गड़ाहट से तारिक अनवर साहब का आप लोग इस्तेमाल करें। आज के इस हसार बंदी या खुला दिल कॉन्फ्रेंस के उन्वान से यहाँ स्टेज पर मौजूद देश के बहुत ही मशहूर मारूफ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, इस स्टेज पर मौजूद मोहम्मद तारिक सिद्दीकी साहब, महमूद प्राचा साहब, योगी जी, मुश्ताक साहब जो बंगाल से आए हैं, बिलाल अहमद साहब जो आज के इस कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर भी हैं, मोहम्मद अहमद साहब जो एक जर्नलिस्ट भी हैं और आज के इस पूरे प्रोग्राम के रूए रवां हैं, और साथ में वतन समाचार जिसके ज़ेर तमाम आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। और यहाँ पर तमाम बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं वतन समाचार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जो उन्होंने मौजू कॉन्फ्रेंस का रखा है वो बहुत ही अहम है। बहुत सारे स्पीकर ने अपने अपने अंदाज में उस पर रोशनी डाली है। मैं भी दो चार लफ्ज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बात सही है कि आज मुल्क एक बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रहा है और ऐसे मौके पर इस तरह की नशिस्त या कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, क्योंकि जो मुल्क के अंदर एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जो जहनियत बनाने की कोशिश हो रही है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। जैसा आचार्य जी ने कहा अभी कि ना हिंदू ख़तरे में है, ना मुसलमान ख़तरे में है, ये मुल्क ख़तरे में है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
क्योंकि इस मुल्क में हम सभी लोग, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी आस्था के मानने वाले हों, हम सब लोग बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी हैं। और जब हिंदुस्तान के ऊपर किसी तरह का कोई ख़तरा मंडलाता है, दिखाई पड़ता है, तो हम सब उससे घबराते हैं। ये बात बिल्कुल लोगों ने सही कहा कि आज़ादी के बाद जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो जंग आज़ादी के रहनुमा थे, चाहे वो गांधी जी रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, मौलाना आज़ाद रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, और ऐसे तमाम लोग, और आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उन सब लोगों का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो एक सेकुलर हिंदुस्तान का था। और इसीलिए जब डॉक्टर अंबेडकर जी के लीडरशिप में जो इस मुल्क का आइन बना, तो उन्होंने ख़ास तौर पर इस मुल्क को एक सेकुलर मुल्क करार दिया। और उसके पीछे बहुत साफ मकसद था, क्योंकि उस समय आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक, जब तक इस मुल्क का संविधान नहीं बना, आइन नहीं बना, तो लोगों ने इस बात को महसूस किया कि आइन ऐसा बनना चाहिए जिसमें इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर तबके के लोग, हर मज़हब के लोग, हर जाति के लोग, हर ज़बान के बोलने वाले लोग ये महसूस करें कि ये संविधान, ये आइन उनका अपना है और उनकी हर तरह से वो महफूज है। ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई। और ये मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी भी था। कोई सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम सेकुलर हैं, हम सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि ये हमारी ज़रूरत थी। उस वक्त हमारे जो मुल्क के हालात थे, उसको देखते हुए जो आइन बना, जिस आइन के लिए बहुत बहस हुई, उस पर चर्चा हुई, नुक्ताचीनी हुई, जो भी होना था हुआ, लेकिन जब उसको हर मंथन के बाद जब हमारा संविधान बना, हमारा आइन बना, तो वो एक सेकुलर आइन बना। क्योंकि उस वक्त जो हमारे रहनुमा थे, उन्होंने महसूस किया था कि एक सूत्र में अगर इस मुल्क को बांध कर रखना है तो उसका एक ही तरीका है कि सेकुलर मुल्क बने, एक जमहूरी मुल्क बने और सबको इस बात का एहसास हो कि हमारा मज़हब, हमारी ज़बान, हमारी तहज़ीब सब महफूज है हिंदुस्तान में। और यही वजह थी, जैसा लोगों ने कहा, कि उस वक्त जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो लोगों ने अपने मुल्क के उन लोगों पर विश्वास किया, उन पर यकीन किया, उनकी बातों पर यकीन किया कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क होगा, और उन्होंने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। ख़ुसूसन इस मुल्क की अक़लियत मुसलमान, जिसके सामने एक दरवाज़ा और था, वो था पाकिस्तान का, जहाँ वो जा सकते थे। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रहना पसंद करेंगे, और हिंदुस्तान में उन्होंने अपने आप को ज़्यादा महफूज समझा और यहाँ उन्होंने इस वतन को अपनाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, हालांकि मुझे यकीन है
क्योंकि हमारा मुल्क बुनियादी तौर पर सेकुलर है। हमारे मुल्क की जो सोच है वो सेकुलर है। आप देख लें, तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो पिछले 2014 में हुकूमत बनी उसको 31% वोट मिला, यानी 69% वोट उनके खिलाफ था। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मुल्क की जहनियत सेकुलरिज्म को चाहती है, मानती है। लेकिन जो लोग अभी हुकूमत में हैं वो यकीनन इस बात की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहली बार दुनिया में शायद कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ अक्सरियत को अक़लियत से डराया जाता है। हर जगह अक्सरियत डरती है, अक़लियत डरती है कि हमें अक्सरियत मुझ पर हावी ना हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिससे अक्सरियत को दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है। हम लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि हम गंगा जमनी तहज़ीब के मानने वाले हैं और गंगा जमनी तहज़ीब को लेकर चलते हैं। एक बात ये भी कही जाती है कि इस मुल्क की अक़लियत का अपीज़मेंट होता है, तुष्टीकरण होता है, जबकि ये बात सभी लोग जानते हैं कि किसी भी सब समाज का, महज़ब समाज का या महज़ब मुल्क का, कि उसकी जो पहचान होती है वो इस बात से होती है कि उस मुल्क में रहने वाले अक़लियत के लोग, दलित, कमज़ोर वर्ग के लोग, उनके हालात कैसे, उनका यकीन, उनका भरोसा कैसा है, इस बात से उनकी पहचान बनती है, उस मुल्क की पहचान बनती है। यहाँ जो कुछ किया गया इस मुल्क की अक़लियत के साथ वो इसीलिए क्योंकि अक़लियत जो एहसास कमतरी में थी उसको कैसे फिर से दोबारा कौमी धारे में लाया जाए, कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और इसलिए पिछली हुकूमतों ने इस बात की कोशिश की कि इस मुल्क की अक़लियत को भी बराबरी के हकूक़ मिले। लेकिन आज जो कोशिश हो रही है वो आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से मज़हब की बुनियाद पर पूरे समाज को, पूरे मुल्क को बांटने की कोशिश हो रही है और एक नफ़रत, घृणा, डर, खौफ का मिला जुला हुआ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो इससे कैसे बचा जाए, मैं बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ अपने तमाम दूसरे जो स्पीकर ने कहा। आचार्य साहब ने उस पर इशारा किया कि हमारी जमहूरियत का जो चौथा स्तंभ है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुल्क के अंदर जमहूरियत को बनाए रखने के लिए मीडिया का, प्रेस का एक बहुत अहम रोल होता है। लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वो रोल, वो भूमिका जो मीडिया को करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, वो इंसाफ नहीं कर रहा है। और इसलिए आज देश के जो हालात इतने बिगड़ रहे हैं उसके लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो इस मुल्क का प्रेस है, मीडिया है। क्योंकि जब प्रेस और मीडिया इम्तियाज़ बरतने लगे तो फिर कैसे इस मुल्क की जमहूरियत बच सकती है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है। चलिए हम मान लेते हैं 56 इंच का है, लेकिन मुल्क को चलाने के लिए, और भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क को जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उस मुल्क को चलाने के लिए सिर्फ 56 इंच का सीना नहीं चाहिए,
बल्कि उसमें एक दिल भी चाहिए, एक बड़ा दिल भी चाहिए, और जिसकी कमी आज महसूस कर रहे हैं लोग। भेदभाव का माहौल चल रहा है, इम्तियाज लोगों से बढ़ता जा रहा है। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी यूं ही नहीं मिली, बड़ी कुर्बानी और बलिदान के बाद मिला है। और आज कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से इस मुल्क पर वो ताकतें काबिज होना चाह रही हैं जिनका इस मुल्क की आज़ादी से कोई वास्ता नहीं है, इस मुल्क को बनाने से कोई वास्ता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी ये कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और हर चीज़ का वो श्रेय, शाबाशी खुद लेना चाहते हैं। कोई भी काम हो तो कहते हैं ये हमारे वक्त में हुआ, हमने किया, हमारी हुकूमत ने किया। हम तो ऐसा मानते हैं कि अगर उनकी पैदाइश 47 से पहले हुई होती तो वो ये कहते कि इस देश की आज़ादी गांधी जी ने नहीं कराई, हमने कराई। तो जिस आदमी की जहनियत इतनी छोटी हो, सोच इतनी छोटी हो, उससे हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन एक बात का हमें यकीन है कि जब इस मुल्क के लोग खड़े हो जाएंगे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये हमारी तारीख है कि अंग्रेज़ जिनका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, उनसे बड़ी कोई ताकत नहीं थी दुनिया में, लेकिन जब हिंदुस्तान के लोग खड़े हो गए गांधी जी के पीछे तो हमें आज़ादी मिली, देश आज़ाद हुआ। तो आज भी वही स्थिति है, वही हालात है कि हम सबको एक होना पड़ेगा और मिलजुल कर, क्योंकि फ़िरका परस्ती का जहर, सांप्रदायिकता का जहर, ये एक ऐसा जहर है जो हमारे जिस्म में एक बार शामिल हो जाए, हमारे खून में एक बार शामिल हो जाए तो फिर वो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए इससे पहले कि वो जहर हमारे पूरे जिस्म में फैल जाए, पूरे मुल्क में फैल जाए, उसका इलाज करना जरूरी है। और जमहूरियत में उसका तरीका है जो हमारे आइन ने हमें दिया है, जो हक हमें दिया है, उसका सही इस्तेमाल करना है। आने वाला 2019 का इलेक्शन सामने है, बहुत तरह की कोशिश होगी और हो रही है, लगातार हो रही है, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो बहरूपिया है। बहरूपिया जिस तरह से आप देखते हैं कि पता नहीं आपके यहाँ नहीं होगा या नहीं होगा, मेरे बिहार में बहरूपिया होते हैं, और जो अलग अलग कपड़े पहनकर, अलग अलग लिबास बदलकर, अलग अलग भेष बदलकर लोगों के सामने आते हैं। तो वो हमारे प्रधानमंत्री कब कौन सा लिबास पहन लेंगे वो ये कहना मुश्किल है, कब अपने चेहरे पर कौन सा नकाब लगा लेंगे ये कहना मुश्किल है। तो ऐसे बहरूपीय प्रधानमंत्री से आपका पाला पड़ा है, तो हम सबको इस पर देखना होगा, सोचना होगा कि मुल्क को बर्बाद होने से सबको बचाना है। ये सबकी जिम्मेदारी, जो विपक्ष में है उनकी भी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी। तो इसलिए हम लोग सब मिलकर, जो एक मिजाज के लोग हैं, एक साथ आना होगा। ठीक कहा आचार्य साहब ने कि ज़रा दिल को वसी करना पड़ेगा, और तमाम किसी भी तरह हमारा जो सेकुलर कैरेक्टर है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश हम लोग को करनी है। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ एक बार फिर वतन समाचार का और अहमद साहब का ख़ासूसन, और तमाम लोगों का जो इससे आज के इस कॉन्फ्रेंस के लिए जिन्होंने कोशिश की है, जिन्होंने इसको सजाया है, संवारा है, मैं उन सब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सबका जो आप लोग यहाँ आए, और यकीनन जब आप यहाँ आए हैं
तो आप उन बातों पर ज़रूर गौर करेंगे जिस पर हमारे तमाम स्पीकर हजरात ने अपनी बातें कही हैं। सब ने जो दलीलें दी हैं उस पर हम सब गौर करें और आने वाले जो चैलेंज है इस मुल्क के सामने, जो चुनौती है इस मुल्क के सामने, उसका हम लोग सामना करें, उसकी तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद।